चलें जी क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चे पेपर 4। और पेपर 4 में सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने जाएंगे अक्टूबर नवंबर 2020 विच इज़ ऑफ 1 आवर एंड इट्स पेपर इज़ 5054 एंड 42। ठीक है, 42 का हम लोग पेपर सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। मेरे बच्चे इसको गौर से देखिएगा और अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो एट दिस स्पॉट मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर P4 है, P4 तो 1 आवर का होता है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, क्या चीज़ करें। बहुत से मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, व्हाट्सएप पे बच्चों ने पूछा है। मेरे बच्चे सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आता है मस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका कुछ सिलेबस मैं आपको बता दूं। एक सवाल लाजमी आएगा आपके पास बेस्ट फिट ग्राफ से। बेस्ट फिट ग्राफ मतलब इन शॉर्ट ग्राफ का क्वेश्चन। नंबर सेकंड, लाजमी क्वेश्चन आता है लाइट एंड लेंसेज से। ये कोई गैस पेपर नहीं है, ठीक है, ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और देखना इंशाल्लाह लाजमी सवाल आएगा इन टॉपिक्स में से, लाइट एंड लेंसेज। नंबर नेक्स्ट, लाजमी सवाल आएगा इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, बेस्ट फिट ग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल से सवाल आ सकता है, थर्मल स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, स्टार का मतलब ये आ सकता है, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हुए हैं इसके। नंबर 5, मास वेट एंड डेंसिटी। फोर्सेस से बात हो सकती है। ठीक है, मैग्नेटिज्म का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैग्नेटिज्म नहीं आता, न्यूक्लियर नहीं आता, छोड़ दें ये सारी चीज़ें। और CRO भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, CRO भी नहीं आ सकता। लेकिन जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं आपने इनको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाना है। ये कर लो, पेपर 4 अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल। प्रेशर, मेरे बच्चे प्रेशर नहीं आता। ठीक है, प्रेशर P4 में नहीं आता, P2 में लाजमी सवाल आता है इसका। जी, यहाँ से कोई भी मसला है तो मुझे बताएं। ये एक पुराने ईयर का पेपर है, 2020 के में 30 मार्क्स का होता था हमारे पास पेपर। 2020 के बाद से 40 मार्क्स का आना शुरू हुआ है। इस वजह से मैं ज़्यादा प्रीवियस पेपर्स पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वो पुराने पैटर्न पर बने हुए हैं। तो आप लोगों का न्यू पैटर्न जो फॉलो अप हो रहा है वही आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, मूव करते हैं। अच्छा, अब सवाल सर कौन सा सबसे पहले करें। बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया हुआ है। सबसे पहले लाइट एंड लेंसेज, डबल टिक कर रहा हूँ। डबल टिक का मतलब है कि सबसे पहले आपने ये अटैम्प्ट करना है। ठीक है, लाइट एंड लेंसेज के बाद फिर मेरे बच्चे आपने अटैम्प्ट करना है नंबर नेक्स्ट इज योर द इलेक्ट्रिसिटी एंड आफ्टर दिस यू मूव टूवर्ड्स द बेस्ट फिट ग्राफ। दिस इज योर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड एंड देन सो ऑन। फिर आपको जो इजी लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि फॉर्मूले सही दिए हुए, इस तरह से करना है। बिकॉज लाइट एंड लेंसेज में आपको डायग्राम बनाने के लिए आती है। समटाइम्स एग्जामिनर रेज दे देता है फॉर्मेशन के लिए, सो इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। ठीक है, इस वजह से आप लाइट एंड लेंसेज पे जाओगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में वोल्ट मीटर और एम मीटर बने हुए होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, और आपको उसके रीडिंग्स बहुत आराम से, बहुत एहतियात से लेनी होती है। ठीक है, विद वेरी केयरफुल एंड देन यू पुट इट इनटू द फार्मूला ऑफ V = IR ओम्स लॉ टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। इस वजह से ये थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं। फिर इसके बाद बेस्ट फिट ग्राफ बनाने में फिर आपको फिर टाइम लगता है। देखो, एक सवाल किया जिसमें हमें रेस बनानी है, उसमें टाइम लग गया लाइट एंड लेंसेज में। फिर हमने थोड़ा नॉर्मल वाला सवाल कर लिया ताकि आपके एक माइंड सेट बैठता रहे कि हाँ हमने 2 सवाल कर लिए इतने टाइम में। फिर आपने फिर थर्ड क्वेश्चन जाना है, इट टेक्स अ लिटिल बिट
टाइम, ठीक है, जो बेस्ट फिट ग्राफ है वो भी टाइम लेगा, उसको फिर आपने फिर ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद फिर आपके पास हार्डली जब 25 या 30 या 20 मिनट्स बच जाएंगे तो एक और सवाल आप इजीली अटैम्प्ट करके अपना 40 मार्क्स का एग्ज़ाम कवर अप कर लेंगे। अच्छा, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन 5 और 6 या कभी 5 होता है या कभी 6 क्वेश्चंस होते हैं टोटल पेपर में, तो परेशान नहीं होना, इजी पेपर होता है, ठीक है। एक चीज़, अब आ जाए सबसे पहले क्वेश्चन पे। अगर इस पेपर में लाइट एंड लेंसेज का है तो सबसे पहले हम लोग लाइट एंड लेंसेज पे जाएंगे और अभी पेपर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया, लाइट लेंसेज का नहीं है, छोड़ दिया। क्वेश्चन 2 देखिए, लाइट एंड लेंसेज का नहीं है, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपने जैसे देखा तो आपको लाइट एंड लेंसेज का मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को अटैम्प्ट करने के लिए जाओगे मेरे साथ साथ, ठीक है जी। क्वेश्चन रीड आउट कीजिएगा, अपने पास रीड आउट करें क्वेश्चन को। चलें जी, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, आ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग आ सेमी सर्कल ग्लास ब्लॉक। अच्छा, वर्ड सेमी सर्कल भी ग्लास ब्लॉक में यूज कर सकता है और सेमी सर्कुलर ग्लास ब्लॉक भी, सेमी सर्कल ग्लास ब्लॉक भी यूज कर सकता है, दोनों का वर्डिंग सेम है। ही प्लेसेस अ ग्लास ब्लॉक ऑन अ शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर पे उसने प्लेस कर दिया। ही ड्रॉ अराउंड द आउटलाइन ऑफ द ब्लॉक विद इन अ पेंसिल, आउटलाइन ड्रॉ कर दी। He uses a ray box to direct a ray of light onto the center C of the flat face AB of the block. He labels A, B and point C. A, B और point C को उसने क्या किया, लेबल किया। Show what the students observe basically, ठीक है। He uses a pencil to draw x1 and x2, ठीक है। उन्होंने क्या किया, x1 और x2 को ड्रॉ कर दिया ऑन द इंसिडेंट रे, ये देखो ये इंसिडेंट रे पास हो रही है। He uses a pencil to place the two crosses x3 and x4, x3 और x4 पे उसने इमर्जेंट रे को भी ड्रॉ कर दिया 2 क्रॉसेस लगा के। फिर he uses a pencil this and that, ये सारी कंडीशन दे दी। He removed the glass block to the ray box. ऑन फिगर 3.2 शो द स्टूडेंट शीट ऑफ पेपर, ये आपके पास शीट ऑफ पेपर शो करवा दिया। अब क्या करना है, बस असल काम अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है, गौर से देखिएगा। ड्रॉ द नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक एट पॉइंट सी। सबसे पहले नॉर्मल, जैसे एग्जामिनर बोलता जा रहा है आपने वैसे करते जाना है। नॉर्मल बोला है, नॉर्मल प्लेन से कितने डिग्री के एंगल पर होता है, 90। आपने क्या किया, नाइन्टी डिग्री के नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ी सी लाइन आगे पीछे हो रही है, ठीक है। डन। आफ्टर दिस ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग x1 टू x2 कंटिन्यू टू C। x1 को x2 से ज्वाइन करवा दें। एरो लाजमी ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा डॉट यहाँ पे डार्क करते हैं। ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग टू x4 टू x3, x4 को x3 के साथ लाइन ज्वाइन करवा दें। ठीक है, ये हमने ड्रॉ करवा दिया। फिर क्या कह रहे हैं एग्जामिनर, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट वाइज करते जाएं। ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग x6 टू x5 कंटिन्यू टिल C। अच्छा, ये वाला भी पॉइंट क्या था, कंटिन्यू टिल C तक था ना, इसको आपने ड्रॉ करना है कंटिन्यू टिल C। ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ लाइन दिस, ओहो जस्ट अ सेकेंड वेट, कहाँ तक कंटिन्यू करना है, C तक।
ठीक है जी, इसका एरो यूं करके ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। डन। एनी कन्फ्यूजन इन दिस होल डायग्राम? जो जो देखो एग्जामिनर ने बोलते गया, मैं ड्रॉ करता गया, मैं कोई अपने पास घर से कुछ भी नहीं लेकर आया। हाँ जी मेरे बच्चे, लाजमी एरो बनाना है। एरो का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ द रेज यहाँ से आ रही हैं। एरोज लाजमी ड्रॉ करने हैं। ये देखें, ये लोग पागल नहीं है जो इन्होंने एरोज बनाए। इन शॉर्ट अगर आप देखो ना, यही वाली डायग्राम एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पर आपको बनाने के लिए दे दी है। तो एग्जामिनर ने एरोज बनाए हुए हैं ना, तो आप भी एरो बनाओगे। एरो बनाने में क्या मसला? डन ऑल ऑफ यू? और कोई मसला? वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ऑफ द रे ऑफ द लाइट ऑन द फेस ए बी। ए बी से आपने इंसिडेंट रे को एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप मेजर कर लेना। This angle is called the I theta incident angle. Clear? Measure the angle of refraction R at point C on this ray. ठीक है ना? एंगल R भी निकालना है, ये वाला R थीटा हो जाएगा, विच इज क्लियर। जो भी एंगल आएगा, इसके बाद n इज इक्वल टू साइन आई थीटा ओवर द साइन आर थीटा। लेट सपोज ये मेरे पास आ गया 35 डिग्री, ये मेरे पास आ गया 22 डिग्री, प्लस माइनस हो सकता है। साइन आई थीटा ओवर साइन आर थीटा पुट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें जल्दी से। क्या निकल रहा है? यस बेटा, अहमद, जनक, फरियाल, अब्दुल्ला और मनाहिल, परिहान, उम्मे हानी, ईशल का नेट चला गया है। ओके, यहाँ तक कोई भी मसला है तो मेरे बच्चे पूछें। $1.590। अच्छा, एक बार लाजमी याद रखिएगा क्लास कि आप लोगों ने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? इसका मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा, आपने बोला है 1.590 बोला है ना, 1.590, तो इसको राउंड ऑफ करके इक्वल कर दो 1.6। अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया 1.6। आर निकालें। मेजर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑफ द लाइट फ्रॉम फेस ए बी। ए बी से आपने रिफ्लेक्शन निकालना है, रिफ्लेक्शन का एंगल निकालना है। ऊपर वाला कितना एंगल बोला था? ऊपर वाला रिफ्रैक्शन बोला हुआ था ना, सॉरी, तो रिफ्रैक्शन बन गया था ये वाला आर थीटा। अब क्या बोला हुआ है? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन वाला एंगल निकालना है, विच इज आर थीटा, दिस वन। क्लियर? जल्दी से निकालें। क्या बना? जो भी निकल रहा होगा वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे। लेट सपोज मेरे पास ये 32 डिग्री निकल रहा। अब एग्जामिनर ने उसी का सवाल आगे पूछा है, the angle of the incident I should be equal to the angle of the reflection R. State one practical reason why the angle I and R that you have measured may not be equal. रीज़न बतानी है क्यों इक्वल नहीं होंगे। पहली रीज़न हो सकती है कि मे बी द रेज आर द थिक, ठीक है, थिकनेस ऑफ द रेज हो जाए, ठीक है। थिकनेस ऑफ द रेज के बाद प्रोटेक्टर not be measure the accurate value, there is some error in the protector. नंबर नेक्स्ट, जो आउटलाइन जो ग्लास की बन रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, आउटलाइन जो ग्लास ब्लॉक की बनाई है, इट मे बी द थिक आउटलाइन, ठीक है, थिक आउटलाइन हो गई है जिसकी वजह से भी एंगल पे फर्क आ रहा है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, तो कोई सा एक आप इसका रीज़न लिख लें। मुझे जो बेस्ट और जो अच्छा लग रहा है वो लग रहा है थिकनेस ऑफ रेज, ठीक है, और नॉर्मल इज नॉट exactly drawn
ऑन 90 डिग्री टू AB। क्लियर? ये बात समझ आ गई? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? डन ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर लाइट एंड लेंसेज का डन। ठीक है जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने मूव करना था इलेक्ट्रिसिटी वाले पे, तो हम अभी थर्मल को टच नहीं करेंगे। अब हम मूव करेंगे, ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी वाले पे। अब आ जाए भाई इलेक्ट्रिसिटी वाला सवाल, स्टेप वाइज चलना है। इलेक्ट्रिसिटी वाले के बाद मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रिसिटी वाले के बाद क्या कहा था? ग्राफ करना है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को लगता है ना कि ग्राफ में मुझे टाइम ज़्यादा लगता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरे बच्चे लाइट एंड लेंसेज के बाद वो ग्राफ पे जा सकता है। ठीक है। चलें जी, आप लोग बताएं, आप लोगों को हार्ड कौन सा लगता है? इलेक्ट्रिसिटी का लगता है या कि ग्राफ लगता है? जल्दी बताएं, किस में टाइम ज़्यादा लगता है? ग्राफ में। वेरी गुड, बोथ इजी, माशाल्लाह। जना आपकी तो क्या बात है। तो अब हम लोग पहले सेकंड कर लेते हैं ग्राफ। चलो आ जाओ। ठीक है, ग्राफ करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, ग्राफ के ही सवाल में मास, वेट एंड डेंसिटी भी मिक्स होता है, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, देखिएगा। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द बैलेंस ऑफ अ मीटर रूल। ये बैलेंस है मीटर रूल का। शी यूजेज अ मीटर रूल दैट हैज़ अ स्मॉल होल ड्रिल थ्रू इट एट द 5 सेंटीमीटर मार्क। कितने मार्क है? 5 सेंटीमीटर। शी पिवट द रूल एट द 5 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, कितने पे मार्क है? 5 सेंटीमीटर पे एग्जामिनर ने बता दिया। शी सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द रूल यूजिंग अ न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर से सपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर एग्जामिनर सिनेरियो समझा रहा है आपको ये सारा। अटैच टू अ लूप ऑफ द स्ट्रिंग प्लेस एट द 95 सेंटीमीटर मार्क। शी सस्पेंड्स अ 200 ग्राम मास फ्रॉम द रूल यूजिंग अ लूप ऑफ द थ्रेड। ठीक है, लूप ऑफ द थ्रेड के साथ अटैच किया हुआ है। द स्टूडेंट मूव द लूप ऑफ थ्रेड सपोर्टिंग द 200 ग्राम mass until it is at the 25 सेंटीमीटर मार्क ऑन द मीटर रूल। कितने पे मार्क है? 25 सेंटीमीटर मार्क है मीटर रूल पे। फिगर 1.1 शोज द apparatus सेट बाय द स्टूडेंट। ठीक है, ये देखें, ये सेट किया हुआ है स्टूडेंट्स ने। अब क्या चीज़ हो रही है मेरे पास? नंबर नेक्स्ट, शी कैलकुलेट द डिस्टेंस d of the mass from the pivot and records her value in the first रॉ ऑफ टेबल 1.1। ठीक है, 1.1 के ये रहा टेबल, इसमें सारी चीज़ें मार्क दी हुई हैं। शी एडजस्ट द हाइट ऑफ द clamp supporting the Newton's meter until the rule is horizontal. She records the reading F on the Newton meter in the first row of the table. ये देखो फर्स्ट रो ऑफ द टेबल में रिकॉर्ड करनी है रीडिंग। एंड देन द स्टूडेंट रिपीट दिस प्रोसीजर with the loop of threads supporting the mass of the 40 centimeter, 55 centimeter, 65 and 80 mark on the meter rule। मतलब कि डिफरेंट वेट्स हमने डिफरेंट मीटर रूल्स की वैल्यू आती चली गई। वो डिफरेंट वैल्यूज तब आती जाएंगी जब हम जब वेट उसका चेंज करते चले जाएंगे। तो 55 जब हमने जब प्लेस किया तो क्या रीडिंग आ रही है वो अब आपको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, क्या कैसे निकालेंगे रीडिंग? शाबाश। ये देखें, लॉजिक समझें, बहुत आसान सी लॉजिक है। कौन आया है? एडमिट कर लेते हैं यार, पता नहीं कौन है। 25 सेंटीमीटर था तो डिस्टेंस कितना था? 20, मतलब 5 डिक्रीज हुआ था। ठीक है ना। फिर इसके बाद कितना था? 40 था तो 5 डिक्रीज हुआ 35। 55 है तो कितना डिक्रीज हो जाएगा? 5। कितना आ जाएगा इसका? 50। 65 था तो कितना आ गया? 60। 80 था तो कितना आ गया था? 75। मतलब 5 डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया? डिक्रीज करके लिख दिया। ये बात समझ आ गई? लॉजिक। न्यूटन मीटर रीडिंग 1.1 थी, फिर कितनी आई? 1.4 आई। अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट क्या वैल्यू आएगी?
यस, हेलो। So 1.7. 1.7, वेरी गुड। रेशो मेथड, ओके जनक, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट मेरे बच्चों। क्या आंसर आ जाएगा? डायरेक्ट में लिखने जा रहा हूँ 1.7। अगर आप देखें तो 0.3 बढ़ता चला जा रहा है, हर डिस्टेंस पे 0.3 इंक्रीज हो रहा है। 1.1 था, 0.3 इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 1.4। अब देखो 2 दिया हुआ है तो 0.3 इंक्रीज हो रहा है तो 2.3 हो गया। तो इट मीन्स दैट कि 0.3 इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं 1.4 में 0.3 ऐड कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा 1.7। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास वैल्यूज़ क्या होती चली जा रही हैं? इंक्रीज होती चली जा रही हैं विथ पैसेज ऑफ टाइम। ओके, नंबर नेक्स्ट। अब आ जाए ऑन फिगर 1.2, शो द न्यूटन meter rule when 200 gram mass is placed at the 55 centimeter mark on the meter rule. In the table 1.1, record the distance d of the mass from the pivot. Record करना है distance d from the pivot। कर लोगे भाई ड्रॉ? रिकॉर्ड कर लिया ना, ये भी हो गया, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं। अब आ जाओ बी पे। ऑन फिगर 1.1 प्लॉट 1.3 प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एफ ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट डी ऑन द एक्स एक्सिस। स्टार्ट बोथ एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बेस्टरेट। स्ट्रेट लाइन बेस्टरेट का क्या मतलब है? इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बेस्टरेट ड्रॉ हो जाएगा। वाई पे एग्जामिनर ने क्या कहा है? वाई एक्सिस एफ, एक्स एक्सिस पे क्या कहा है? कहाँ गया जनाब? एक्स एक्सिस पे कहा है डी, डिस्टेंस। यहाँ पे आप लिख दें स्मॉल डी स्लैश सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस है। फोर्स एफ लिखा स्लैश एन न्यूटन डाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपको ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। कहाँ पर हैं वैल्यूज़? ये रही टेबल में। ठीक है मेरे बच्चे, टेबल में ये रही वैल्यूज़। अब आपके पास एफ़ आप कहाँ से लेंगे? एफ़ ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? अच्छा, डिस्टेंस अब कौन सा वाला बोला है? मीटर रूल, रीडिंग ऑन मीटर रूल वाली बोला है या डिस्टेंस पिवेटेड वाली बोला है? ये वाला पहले पॉइंट देखना है, ये वाला भी देखना होता है। एफ ऑन द वाई एक्सिस, डी ऑन द एक्स एक्सिस, स्टार्ट बोथ द एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। दोनों वैल्यूज़ आपने ओरिजिन से स्टार्ट करनी है। जी मेरे बच्चे, हम कौन सी वाली वैल्यूज़ लेंगे? मीटर रूल वाली लेंगे कि हम लोग कि हम लोग ये वाला डिस्टेंस लेंगे, स्टार बना रहा हूँ, या ये वाला डिस्टेंस लेंगे? जी, रीडिंग तो आपको पता चल गई। कौन सा वाला लेंगे? ये दोनों आपके सामने शो किया हुआ है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हमेशा याद रखना, जब भी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही होती हैं ना, तो मीटर रूल वाली वैल्यूज़ को आपने कंसीडर करना होता है। ठीक है, मीटर रूल पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो आपने जो कंसीडर किया हुआ है, जो कि ग्राफ में ये वाली चीज़ जो आपके पास गिवन है, वो वाली आपको कंसीडर करनी होती है। सो रीडिंग ऑन द रूल वाली कंसीडर करनी है, ये वाली रीडिंग कंसीडर नहीं करनी होती। ये तो पिवट का डिस्टेंस है, इससे जो पिवट को हम आगे पीछे कर रहे हैं, हमारे पास तो रीडिंग्स कहाँ पे चेंज होती जा रही हैं? मीटर रूल पे, इसलिए हमने ये वाली रीडिंग को कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसको अब पुट करें वैल्यूज़ 1 बाय 1। स्केल तो अब आप लोग ड्रॉ कर लोगे। अच्छा, ग्राफ मस्ट बी ऑफ 80%। ठीक है, 80% कवर करना है। लेट्स सपोज इसका 80% कहाँ बनता है? यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस इसका 80% कहाँ पे बनता है? यहाँ ऊपर बनता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर बनता है। अब आपने क्या करना है? इसका ग्राफ प्लॉट करना है।
ग्राफ स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट यूँ करके जा रहा होगा। मैं एक रफ़ बना रहा हूँ, बिल्कुल रफ़ बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता बनेगा ऐसा ही स्ट्रेट, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन आपने एग्जैक्ट वैल्यूज़ डाल के प्लॉटिंग करनी है, क्योंकि ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन से स्ट्रेट यूँ चला जाएगा या स्ट्रेट यूँ जाएगा या ये स्ट्रेट यूँ करके जा रहा होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हैं। स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, लीनियर ग्राफ होगा, इसको आप फिर बाद में प्लॉटिंग कर लीजिएगा। क्लियर? कोई मसला? अब मैं जा रहा हूँ प्लॉटिंग के बाद सी के पार्ट 1 पे, ताकि ये आप लोगों से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। सी का पार्ट 1 हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ग्रेडियंट तो जाहिर सी बात है, जब आप प्लॉट करोगे तो ग्रेडियंट वहाँ से ही निकलेगा। अच्छा, ग्रेडियंट निकालने के लिए अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, y इंटरसेप्ट ऑन x इंटरसेप्ट भी यूज़ हो सकता है, और ग्रेडियंट के लिए आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक ये देखो, ये रहा, ये लेट सपोज आ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ यूज़ हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो गया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप इसका एरिया पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। ये देखो, ये शेडेड जो रीजन है, इस शेडेड रीजन से आप इजीली इसका एरिया निकाल सकते हो, और इसका मेरे बच्चे फार्मूला यूज़ होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट आप कैसे निकाल सकते हो, वाई जैसे मैथ्स में निकालते हो, वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट मीन्स y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहाँ से आप इजीली ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये मेरी बात समझ आ गई? क्लियर हो गई मेरे बच्चों? अच्छा, अब आ जाए ग्रेडियंट के बाद। एक्सटेंड योर लाइन सो दैट इट कट्स द y एक्सिस, राइट द इंटरप्ट c that your line makes with the x axis। इट्स मीन दैट कि आपने क्या करना है, अगर यहाँ से यूं करके लाइन फॉर्म हो रही है, लेट सपोज इस तरह से, क्योंकि एग्जैक्टली ज़ीरो से फॉर्मेशन नहीं होगी। यूं करके अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक्सटेंड करनी है लाइन के, कहाँ पर, वाई एक्सिस पे कट कर रही है। अब आप क्या करोगे, यूँ डॉटेड लाइन बनाओगे, एक्सटेंड करवाओगे इसको, यहाँ कहीं जहाँ पर भी कट कर रही होगी वाई एक्सिस के साथ। अब आप क्या बोलोगे कि दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द सी पॉइंट, और दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट वेयर इट कट्स, सो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द सी पॉइंट। बात समझ आ गई? क्योंकि एफ पे तो हमारे पास क्या था, वाई एक्सिस था ना, तो वाई एक्सिस इज मेजर देन द फोर्स बेसिकली, तो सी पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि क्या फोर्स आ रही है बेसिकली। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, W निकालना है C ओवर M के साथ। लेट सपोज मैं आपको M की वैल्यू एक रफ डिज़ाइन कर रहा हूँ, और मैंने आपको M की वैल्यू बता दी 0.022 स्लोप ग्रेडियंट मेरे पास निकला, C मेरे पास निकला, एग्जामिनर ने तो बोला हुआ है कैंडिडेट वैल्यू, C के 2 में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट सपोज फोर्स हमारे पास निकल रही है 0.16 न्यूटन। अब W निकालना है, इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करवा देंगे। C कितना था 0.16 डिवाइडेड बाय M कितना था 0.022, इन दोनों को डिवाइड करवा के W कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब W निकल गया, वेयर K इज़ इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर स्लैश न्यूटन। कैलकुलेट W विच गिव योर आंसर टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने आंसर लिखना है, जो भी आंसर W को क्या निकला है ज़रा मुझे बताएं। 7.27, ओके। और ये K की क्या वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 7.27 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ K विच इज़ 22.5। सॉल्व करें, कितना न्यूटन निकला 0.3
32 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, बात समझ आ गई कैसे वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। बहुत रफ निकाल रहा हूँ मैं, आप लोग प्रॉपर मेजर करके प्रिंट आउट करके करोगे। ये मैंने सारी खुद वैल्यू अपने पास से अज्यूम की हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वैल्यूज़ पुट करके आंसर कैसे निकलेगा। प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि सर ने शायद गलत करवा दिया या गलत वैल्यूज़ ले ली। दीज ऑल वैल्यूज़ आर अज्यूमिंग वैल्यूज़। आप प्रॉपर कैलकुलेशन जब करोगे तो आपका आंसर वही निकलेगा जो मार्किंग स्कीम में आना होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैं एक रफ कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह इसको सॉल्व करना है। क्योंकि आप ये जब प्रिंट आउट करते हो पेपर तो स्पेसिफिक आपके पास हर चीज़ की रीडिंग आएगी। देखो सबसे पहले आपने जब ग्रेडियंट सही निकाला ना, आपका ये जो ग्रेडियंट है m, ग्रेडियंट सही निकलेगा तो नीचे वाली सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इस ग्रेडियंट के साथ कनेक्टेड है, वो ऑटोमेटिकली सही निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये बस हवाओं में सर करवा रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अज्यूम की हुई हैं वैल्यूज़। अच्छा, व्हेन परफॉर्मिंग द इन्वेस्टिगेशन द स्टूडेंट सेट्स अ स्प्रिट लेवल ऑन द रूल टू चेक दैट द रूल इज हॉरिजेंटल बिफोर टेकिंग ईच न्यूटन मीटर रीडिंग। ठीक है, हॉरिजेंटल है हर न्यूटन मीटर रीडिंग से। सजेस्ट वाई यूजिंग अ स्प्रिट लेवल इन दिस वे इज नॉट suitable फॉर कैरिंग out the check in this instant। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा। जी, कैसे सजेस्ट करेंगे आप कि कैसे रखना चाहिए? सजेस्ट वाई यूजिंग अ स्प्लिट लेवल इन दिस वे इज़ नॉट suitable फॉर कैरिंग आउट द चेक इन द इंस्टेंट्स। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि न्यूटन रीडिंग को चेंज होना चाहिए। ठीक है, चेंज, जिसकी वजह से मास और वेट ऑन द रूल्स आर गोइंग टू बी चेंज। रूल वुड नॉट रिमेन्स हॉरिजेंटल, जाहिर सी बात है वो हॉरिजेंटल नहीं रहेगा और वो फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना, एंड द स्प्रिट लेवल एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द रूल एज वेल। और उसके ऊपर हमारे पास क्या लग रही होगी? एक स्पेसिफिक फोर्स लग रही होती है। तो आप लिखो न्यूटन मीटर reading would change so that mass or weight on rule changes, जिसकी वजह से मास और वेट जो रूल पर होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। Describe a method other than using a split level of checking that the rule is horizontal। उसके अलावा कोई और मेथड है तो बता दें। अब आप क्या करें, आप बेंच से वर्टिकल एक हाइट ले लें। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल से आप वर्टिकल हाइट ले लें। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ईजिली चेक इट डाउन। तो आप ये लिख दो, चेक दैट द हाइट above the bench is the same at two different places। टू डिफरेंट प्लेसेस पे कैसे चेक करोगे? मतलब आप लेफ़्ट राइट उसको थोड़ा सा मूव करवा के इजीली चेक कर लोगे।
कि आपके पास हाइट कैसी आ रही है। डी का पार्ट 1 समझ नहीं आया। कौन सा वाला मेरे बच्चे? डी का पार्ट 1। डी का पार्ट 1 पे एग्जामिनर ये बोल रहा है, ये देखो ये रहा। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि इसका लेवल आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर हम न्यूटन मीटर की रीडिंग्स को चेंज होना शुरू अगर हो गई, इट मीन्स दैट कि हमारे पास इसका लेवल क्या हो जाएगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया सवाल? ये रहा, ये देखो। सजेस्ट वाई यूजिंग अ स्प्लिट लेवल इन दिस वे इज़ नॉट सूटेबल फॉर कैरिंग आउट द चेक इन द इंस्टेंट्स। ठीक है, इस वे में हमारे पास जो स्प्लिट लेवल है वो मतलब सूटेबल क्यों नहीं है वो आपको बताना है, क्योंकि उससे क्या और चीज़ हो सकती है कि जैसे हम मास या वेट को चेंज करेंगे तो उसकी जो मीटर रूल की जो रीडिंग है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से लेवल हमारे पास बराबर नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से दिस इज़ नॉट अ सूटेबल मेथड। वैल्यूज़ को चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम उसका स्प्लिट लेवल को यूज़ करें, इट शुड बी शो द फिक्स्ड वैल्यू, constant value always। okay, बात समझ आ गई? एनी कन्फ्यूजन? अच्छा देखो, ये वाला भी हमने अटेम्प्ट किया 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा था, न्यूटन वाला ग्राफ वाला सवाल 14 मार्क्स का। इसके बाद अभी हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं। लास्ट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है हमारे पास जस्ट 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। ठीक है, जल्दी से हम अटैम्प्ट करेंगे ताकि ये हमारे एटलीस्ट 26 मार्क्स हो जाएं। 30 मार्क्स का पेपर है तो 4 मार्क्स वाला मैं होमवर्क में फिर दे दूंगा। आ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 लैम्प्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई 2 लैम्प्स की रेजिस्टेंस दी हुई है। ही मेजर द करंट आई, सारी चीज़ें एग्जामिनर ने बता दी। वोल्ट मीटर को वोल्टेज से मेजर करते हैं, करंट को एम मीटर से मेजर करते हैं। और एक और बात भी बता दी कि ही मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द लैम्प एक्स एंड वाई इन पैरेलल। और एक्स एंड वाई दोनों किस में होगा? पैरेलल में होगा। ये सारी चीज़ें शो करवा दी। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम विद लैम्प एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक्स एंड वाई कैसे कनेक्टेड होंगे? पैरेलल में कनेक्शन करना है। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 लैम्प्स एक्स एंड वाई। 2 रेजिस्टेंस निकालनी है एक्स एंड वाई। एक एक्स तो दे दिया, अब वाई ऐसी जैसे कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना, इसी के साथ पैरेलल में लगा के फिर वोल्ट मीटर अटैच कर दें। सिंपल। देखो सर्किट मेकिंग में एज इट इज़ बनानी है डायग्राम। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके बना रहा हूँ ताकि उसी को हम कॉपी कर सकें। देखें ये चीज़ है, ये आपने रखी एज इट इज़ बनाने। ये क्या ड्रॉ किया है? एम मीटर। ठीक है, एम मीटर के साथ अब आपने एक लैंप बनाया एक्स। पहले तो आप इसको बंद कर दें। फिर दूसरा लैंप बनाया वाई। ठीक है जी, दोनों लैंप्स बना दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तीसरी क्या चीज़ कनेक्ट करनी है? वोल्ट मीटर। क्यों कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर? क्योंकि वोल्ट मीटर पहले से कनेक्टेड था इन दोनों लैंप्स के साथ। चलो वोल्ट मीटर को भी इसी कलर से बना देते हैं। ये लीजिए वोल्ट मीटर। अब क्या हुआ? जितने इसके क्रॉस यहाँ पे लेबल कर दो वाई, जितने यहाँ पर वोल्टेजेस आएंगे उतने ही यहाँ पर आएंगे और उतने ही यहाँ पर आ रहे होंगे, बिकॉज इन पैरेलल वी हैव द सेम वोल्टेजेस। डन? एनी कन्फ्यूजन? बेटा थोड़ा सा प्लीज़ जल्दी जल्दी बात कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, टाइम बहुत कम है। नहीं मेरे बच्चे, ये 20 में 2020 का ये 30 मार्क्स का था। 20 के बाद से आपके पास 40 मार्क्स का पेपर आना शुरू हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। नंबर नेक्स्ट, ए पार्ट डन। बी पार्ट में आ जाओ। कंप्लीट द कॉलम हेडिंग। एग्जामिनर ने क्या कहा? कॉलम हेडिंग। ये देखो कॉलम हेडिंग्स कौन सी होती हैं? जो टॉप पर गिवन होती हैं। वोल्टेजेस हैं, वोल्टेजेस किस में मेजर होते हैं? वोल्ट में। वी लिख देंगे, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना। करंट किस में मेजर होता है? एम्पेयर। ए लिख दिया। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस में होती है? ओम्स लिख दिया। अब मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। रेजिस्टेंस निकालो जल्दी से। V = IR लगाओ। शाबाश, हरी अप आंसर्स मुझे बताते जाओ। 0.16 पहला बताया है बेटा। V = IR लगाना है तो V/I करना है। 1.4 डिवाइड बाई 0.23
परिहान उल्टा कर रही हो यार जल्दी में, फिर मैं गुस्सा करूँगा, फिर तुम लोग मुंह बन जाएंगे। 0.8 वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट बताओ। 5.9 वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट बताएं। 3.1। अब कैसे सही निकला है? ओम्स लिखिएगा, ऐसा यूनिट ओम्स डालना होता है। एग्जामिनर बोल भी रहा है। लास्ट पार्ट सी, द स्टूडेंट स्टेट दैट द combined resistance of lamp X and Y when connected in parallel is equal to twice the average resistance of lamp X and Y. He is incorrect. Use the result in table 2.1 to suggest a correct conclusion about the combined resistance. Correct conclusion बतानी। सिंपल इज दैट, ये दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होती है? टोटल रेजिस्टेंस कम होती है। याद है 1/, की फॉर्म निकलती थी, फॉर्मूला करवाया था मैंने बोला था 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, DC सर्किट्स वाला चैप्टर। तो पैरेलल में मैंने क्या बोला था? द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। याद आ रही है ये वाला पॉइंट? तब आप क्या करोगे मेरे बच्चे? जनक ने क्या भेज दिया? वेरी गुड बेटा, कॉलम हेडिंग डालो एक्स एंड वाई की। अच्छा अभी ये देखो, जल्दी 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 जल्दी, टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक है, अभी क्या सीन है कि टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये बात तो पता है ना आप लोगों को? तब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है जनाब, तब आप इसका आंसर लिखिएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ X and Y is less in parallel even it becomes half. ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, जल्दी से मुझे बताएं। ऑल गुड, शाबाश शाबाश, जल्दी, क्योंकि मेरी अब AS की क्लास स्टार्ट होने वाली है। वो बच्चे मैसेजेस मुझे कर रहे हैं, अब उनके अर्ली टॉपिक उनका भी स्टार्ट है, इसलिए देख लें। अच्छा, अब इस पेपर का सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें इसमें इंसर्ट की हुई हैं। ये देखो, इधर मुझे जल्दी से देख के बता दो, जल्दी से मुझे देख के बता दो कि इस पर कितना टेम्परेचर आ रहा है, कितना टेम्परेचर आ रहा है। कितना आ रहा है टेम्परेचर? मेनिस्कस पॉइंट से देखिएगा, मेनिस्कस पॉइंट। मैं इसलिए जूम कर रहा हूँ ताकि मेनिस्कस पॉइंट नज़र आए आप लोगों को। लोअर मेनिस्कस पॉइंट से देखना। इसको मैं पतला पेन यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेनिस्कस पॉइंट से आपने इसको मेजर करना होता है। ये देखें, ऑलमोस्ट मेनिस्कस पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से जब मेजर करोगे तो देखो मेनिस्कस पॉइंट कहाँ पर चला गया, यहाँ पे। तो मुझे बताओ क्या पॉइंट, क्या आंसर निकला मेनिस्कस पॉइंट पे? कितना निकल रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। सर 83। वेरी गुड, 83 डिग्री सेंटीग्रेड। तब आप यहाँ पे क्या आंसर लिख दोगे? 83 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐड योर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टू टेबल 4.1 ऑन पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 कहाँ पर है भाई? ये रहा। यहाँ पर आप क्या करोगे? ऐड कर दो वैल्यू को। क्या ऐड करोगे? 83। ठीक है, ऐड करवा दिया। अब मज़ीद जो पॉइंट नंबर 1 है आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है, और यहाँ पर नेम वन क्वांटिटी दैट द स्टूडेंट मस्ट कीप द सेम टू मेक अ फेयर कंपैरिजन बिटवीन द स्पीड्स ऑफ कूलिंग ऑफ द टू बीकर। कंपैरिजन लिखना है। ये दो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इसको सुकून से पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करना और इसको आंसर देना, और आंसर दे के फिर मुझे इसके आंसर्स बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।